Focus. Ideate. Innovate. Enable. सीएनबीसी आवाज की हमेशा कोशिश ये रही कि पहला कदम में उन तमाम लोगों को अपनी इस यात्रा में जोड़ा जाए जो किसी न किसी तरह से कमाते हैं, बचाते हैं, लेकिन निवेश के बारे में जानना और समझना चाहते हैं। हमने हर एक तरह के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की। आज हमारे साथ कुछ खास ऐसे दर्शक हैं जो वाकई में आप अगर कहना चाहें उन्हें कि वो मुंबई की लाइफ लाइन है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर एक दिन ये काम करना बंद कर दे तो मुंबई ठप हो जाए। जी हाँ, आज हम मुंबई के ऑटो रिक्शा और टैक्सी वैन के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज हम हैं MIDC अंधेरी ईस्ट में और यहाँ पर मुंबई एकता टैक्सी ऑटो रिक्शा चालक मंडल के साथ हमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। और आज हम कोशिश ये करने वाले हैं कि आप जिस तरह से हर रोज कमाते हैं, थोड़ा बहुत बचाते भी होंगे, नहीं बचाते तो आपकी बचत की शुरुआत की जाए, और बचाते हैं तो उस बचत को किस तरह से आगे निवेश में बदला जाए। आपको इस बारे में और ज्यादा डिटेल में विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं हेमंत रुस्तगी साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे। हेमंत सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, खासतौर से पहला कदम के इस एपिसोड में जहां पर हमारे साथ मुंबई के खास दर्शक हैं जिन्हें हम मुंबई में सब लोग पहचानते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि इन लोगों के लिए सेविंग की, बचत की कितनी ज्यादा जरूरत है? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरत तो हर एक को होती है। यहाँ पे इसलिए ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसे पेशे की जहाँ पे आप हर रोज कमाते हैं जी, और कभी कभी ज्यादा कमाई होती है, किसी दिन कम कमाई होती है, तो पूरा ध्यान जो है उसी पे रहता है कि आज कितना कमाया और कल कमाई कैसे होगी या कल कितनी हुई थी, वो चिंता सभी को रहती है। लेकिन मेरा ये हमेशा मानना है कि कुछ चीजें हमारी जिंदगी में हमेशा होंगी। हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो हमारे बच्चों के लिए हो, अपने लिए हो, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें उसको ध्यान रखना जरूरी है। कुछ ना कुछ पैसा जो भी हम कमाएं, उसका कुछ पैसा कहीं ना कहीं हमें बचा के रखना है। सबसे पहली मुझे लगता है शुरुआत तो वहां से होनी चाहिए। उसका क्या करें मुझे लगता है वो बाद में आएगा। एक आदत होनी चाहिए। तो हेमंत जी, बचत की तो हमने बात की, लेकिन क्या इनकी बचत भी इनकी कमाई की तरह होनी चाहिए? जब मैं कई बार देखता हूँ जैसे डॉक्टर्स है, उनके लिए रोज कमाई होनी है, रोज उन्हें पेशेंट्स देखने हैं, जो सर्जन से रोज उन्हें सर्जरी करनी है, ये भी उसी तरह के दर्शक हैं, इनके लिए भी रोज कमाई होनी चाहिए। तो क्या इनकी बचत भी क्या उसी तरह से होनी चाहिए कि हर रोज कुछ न कुछ अपने पैसे में से बचाएं? देखिए, उसको देखने के दो तरीके हैं। जैसे हमने डॉक्टर्स की बात की, ऑब्वियसली वहां पे कमाई का जो लेवल है वो ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन दोनों की रेगुलर अगर इनकम है, हम अगर बात करें उसको एक प्रतिशत में बात करें, एब्सोल्यूट अमाउंट में तो बात नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ हिस्सा 10-15% जो भी हम कमाते हैं रोज, उसका कुछ ना कुछ पैसा हमें बचा के रखना ही है। और उसके लिए सही तरीका यह है कि हम ये सोचें कि अगर आप मान लीजिए आज हमने 300 रुपये या 500 रुपये कमाए और उसका हमने 10 या 15% बचा के रख दिया, तो हम ये मान के चलें कि हमने वो पैसा कमाया नहीं। क्योंकि अगर हम वो उसके ऊपर नजर रखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा पैसा बचा के रखना। क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं महंगाई बढ़ रही है, खर्चे सबके बढ़ रहे हैं, तो जब कमाएंगे बाद में खर्चे सामने दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो सोच के चलना है, एक डिसिप्लिन बना के रखना है कि जो भी मैं दिन में कमाऊं, हो सकता है मैं उन दिनों की बात नहीं कर रहा, हो सकता है किसी दिन कमाई थोड़ी ज्यादा कम हो जाए या किसी दिन ज्यादा हो जाए, वो दिनों को छोड़ दीजिए। तो जो आपकी एवरेज कमाई है उसका कम से कम 10 या 15% कहीं ना कहीं आपको शुरुआत करके उसको बचा के रखना ही है। ये सोच के रखिए कि ये पैसा हमने कमाया नहीं, ये हमारे कल के काम आने। और फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्हें अपने निवेश की शुरुआत और बचत करने की बात आपने कर ली, लेकिन निवेश की शुरुआत किस तरह से की जाए? देखिए, पहले अगर आपने बचत की, अगर आपने वो डिसिप्लिन लगा लिया कि आपने एक नियम बना लिया कि आप हर दिन जो है कुछ ना कुछ पैसा कमा के रख रहे हैं, तो महीने के आखिर में वो एक छोटी सी रकम बन जाएगी। फिर हमें ये सोचना है कि जो पैसा हम जो बचा रहे हैं इसको कहाँ पे लगाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो यहाँ पे लगता है, स्पेशली जो लोग फेमिलियर नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट को क्या करें, उनको डर ये रहता है कि हम बैंक में पैसा रख दें, क्योंकि बिल्कुल सेफ चाहिए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक में सिर्फ पैसा जमा किया, वो इन्वेस्ट नहीं किया आपने, वो 4 या 5% से बढ़ रहा है। वो कहीं ना कहीं महंगाई, हम 6-7% की बात कर रहे हैं, तो महंगाई की जो रफ्तार है वो आपकी जो सेविंग की रफ्तार से बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपके पैसे की जो कीमत है वो कम हो रही है। तो ये सोचने की जरूरत है, एक आपने डिसिप्लिन बनाया कि हर दिन हर महीने आपने पैसा बचाया, उसके बाद ये जानने की जरूरत है कि इसको कैसे इन्वेस्ट करें। बैंक में पैसा लगाना एक बचत है, सेविंग है, उसको इन्वेस्ट करना है।
इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ शायद आप फेमिलियर होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ आपको लगता है कि बहुत रिस्की है, तो उनके बारे में सोचना। जैसे मैंने कहा, बैंक के अंदर भी अगर पैसा आपका सेविंग बैंक अकाउंट में रखा है तो उसको अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट में डालें या फिक्स डिपॉजिट में डालें जहां पे आपको 7 या 8% का ब्याज मिल सकता है, तो सेविंग बैंक से आगे बढ़ के थोड़ा सोचने की जरूरत है। अच्छा, ये बताएं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि पिछले 10-15 साल में आपकी कमाई कम बढ़ी है और महंगाई ज्यादा बढ़ी है? ऐसा लगता है आप लोगों को? कितने लोगों को लगता है? हाथ खड़ा करें। सबको लगता है ना, कमाई कम बढ़ रही, महंगाई ज्यादा है। तो अब आप जो पैसा बचा रहे हो उस पर कमाई बढ़नी चाहिए, राइट? चलिए, तो उसका अपन सॉल्यूशन निकालते हैं कि आप जो पैसा बचा रहे हो उस पर आपकी कमाई कैसे बढ़े। मेहनत आप पूरी कर रहे हैं, क्या सबसे पहले तो इनको एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल देना चाहिए कि हर रोज वाला, कि अपने आप हर रोज वो पैसा थोड़ा थोड़ा बैंक में रोज का 25-50, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी ये डालना चाहे उससे शुरुआत की जाए। देखिए अनिल जी, वो डिपेंड करेगा हर इंडिविजुअल के ऊपर। हाँ। अगर आपने पहले से कुछ पैसा जमा करके रखा है, जो हम बोलते हैं कि भाई कुछ इमरजेंसी आ गई, जरूरत पड़ गई, अगर वो पैसा हमने बचा के रखा है तो जैसा अनिल जी ने कहा, हम हर दिन भी जमा कर सकते हैं। हो सकता है हर दिन बैंक में जाने का समय ना मिले आपको, तो कहीं ना कहीं आपको वो डिसिप्लिन रखना है कि आपने गुल्लक में पैसा रखा और महीने के आखिर में जाके बैंक में उसको जमा कर दिया। अगर आपने वो पैसा बचा के नहीं रखा है पहले से, इमरजेंसी जो हम बात कर रहे थे, वो हर महीने का जो पैसा बचाएंगे वो आपका एक तरीके से इमरजेंसी फंड बन जाएगा। महीने के आखिर में जाइए, बैंक में जमा कीजिए। जैसा हमने पहले बात की, ऑप्शन है आपके पास। आपने सुना होगा रेकरिंग डिपॉजिट, सुना होगा, हर महीने पैसा डालिए, ब्याज थोड़ा ज्यादा मिलता है। फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो पैसा आप उसको निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके वो हाथ से निकल गया। और पैसा बिल्कुल सेफ है क्योंकि आप बैंक में पैसा डाल रहे हो और 4 या 5% की बजाय आपको 7 या 8% का ब्याज मिलेगा। आज की दिन में हम बात कर रहे हैं महंगाई दर 5% पे, और हमें अगर 7 या 8% का ब्याज मिलता है तो कहीं ना कहीं जो हम पहले बात कर रहे थे कि आपके पैसे की जो बढ़ने की रफ्तार है वो महंगाई दर से थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, आप सब लोगों के पास में बैंक अकाउंट है? कितने लोगों के पास में? अच्छा, कितने लोगों ने जनधन में बैंक अकाउंट खुलवाए, ये बताएं। जनधन योजना आई थी ना अभी प्रधानमंत्री की, उसमें आप लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाए? अच्छा, काफी लोगों ने। बाकी लोगों के पास पहले से हैं? अच्छा, गाड़ियां किस किस के पास अपनी है, टैक्सी या गाड़ियां? अच्छा, लगभग 20-30% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां। बाकी लोग गाड़ी अपने खरीदना चाहते हैं? वेरी गुड। एक सबसे पहले आगे बढ़कर नया इन्वेस्टमेंट करें, गाड़ी खरीदें, ये इनका एक लक्ष्य होना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले आज जो कुछ है उसकी सेफ्टी कैसे करें, इसके बारे में बताएं। इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस की कितनी जरूरत है और वो किस तरह से लिया जाए? देखिए, हम हमेशा जब बीमे की बात करते हैं तो हमें लगता है यार ये फालतू का खर्चा है, हमें तो कुछ होने वाला है नहीं, ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा, वो कुछ नहीं होने देगा हमको। पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सही बता दूं कब कुछ क्या होने वाला है मालूम नहीं पड़ता है। बीमा होना बहुत ही जरूरी है ताकि अगर कुछ हो जाए अनफॉर्चुनेटली तो जो हमारा परिवार है, जो हम पे डिपेंडेंट है, निर्भर करता है, उनको पैसे की कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। ये आप मान के चलिए। तो बीमा होना सबसे बहुत ही जरूरी है, जीवन बीमा और साथ में स्वास्थ्य बीमा। उसके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको देखना है। आज बीमा काफी सस्ता हो चुका है, उसको आप अपना खर्चा मत समझिए, उसको ये समझिए कि उससे आपको दिमाग की शांति मिलती है, परिवार को सुरक्षा मिलती है। उसको आप ये खाली एक फजूल का खर्चा समझ के साइड में मत रखिए, उसको डेफिनेटली उसकी तरफ आपको सीरियसली देखने की जरूरत है। अपना खुद का इंश्योरेंस होना चाहिए। अब वो दो तरह का इंश्योरेंस, एक तो मेडिक्लेम, अगर हम बीमार पड़ जाएं तो उसका इंश्योरेंस लीजिए। आप चाहें तो आपकी जो संस्था है वो कई इंश्योरेंस कंपनियों से बातचीत करके एक ग्रुप इंश्योरेंस ले सकती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलते ही उस व्यक्ति को अपने परिवार सहित 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। 6 महीने तक अकाउंट सक्रिय रखने के बाद 2500 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मुंबई के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी। ग्रुप इंश्योरेंस इनके लिए ज्यादा बढ़िया होगा अगर हो पाए तो, जहां इनके लिए प्रीमियम भी कम होगी और शायद कवरेज के लिए भी आराम रहेगा। आई थिंक एक तो ग्रुप, जैसा आपने कहा, ग्रुप इंश्योरेंस जो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। सरकार ने एक योजना शुरू की है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जहां पे आपको 30 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देनी है हर साल
और जो प्रीमियम है बहुत कम है, उसका आधा हिस्सा सरकार पे करती है और आधा हिस्सा आपको पे करना है। उन सभी जो चालक भाई हैं जो आरटीओ के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए इंश्योरेंस है। इसमें 30,000 रुपए का इंश्योरेंस मिलता है आपको स्वास्थ्य का। उसमें आपकी फैमिली के 5 लोग शामिल होते हैं, आप मियाँ बीवी हो सकते हैं, 3 बच्चे तक शामिल हो सकते हैं। उसमें आपको एक हेल्थ कार्ड मिलता है, यानी आप कहीं भी अगर कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो आपको जेब से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 30,000 रुपए तक इस स्कीम के तहत जो सरकार ने शुरू की है वो आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। लेकिन आज के समय में 30,000 काफी नहीं है, तो ये भी जरूर है कि ये लीजिए। इसके अलावा भी जो और इंश्योरेंस कंपनी है जहां से आपको स्वास्थ्य बीमा मिलता है, उसकी तरफ भी देखिए, क्योंकि आज अगर एक बार आप अस्पताल में गए तो 50,000 1 लाख रुपए तक खर्चा हो सकता है। उतना आपके पास कवर होना बहुत ही जरूरी है। जैसा मैंने कहा, एक ये कीजिए, दूसरा जो थोड़ा पैसा बचा के रखिए ताकि बुरे वक्त में वो पैसा काम। ये 30,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस एक तरह से इनके लिए होगा। सरकार ने एक्चुअली दिया हुआ, उसका आधा प्रीमियम जो है वो सरकार भरती है और आधा इनको भरती है। तो अगर ये 30,000 रुपए का इंश्योरेंस लेते हैं तो अंदाज से कितनी प्रीमियम आएगी? बहुत ज्यादा नहीं होगी, मुझे लगता है 200-300 रुपए बस नहीं आनी चाहिए। 200-300 रुपए में 30,000 रुपए की आपको, आप देखिए 30,000 रुपए भी अमाउंट भले बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन खुदा कुछ भी हो जाए छोटी मोटी मदद तो मिलेगी। उसके अलावा आपकी एसोसिएशन चाहे तो कोई इंश्योरेंस कंपनियों से बात करके, मैं इसलिए कह रहा हूं ग्रुप इंश्योरेंस लेने के लिए कि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है और उसमें कवरेज ज्यादा मिल जाता है, और नहीं तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस कुछ न कुछ थोड़ा सा जरूर लेके रखें। ये जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस की बात की, जो सरकार फैसिलिटी इन्हें दे रही है, उस स्कीम का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा किसी ने लिया हुआ है आप में से? किसी ने? अच्छा, 2-3 लोगों ने लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी लोग भी आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये नाम ध्यान में रखें, और ये इंश्योरेंस आप मेडिकल इंश्योरेंस जो है, कभी भी आप बीमार पड़ जाएं, हॉस्पिटल में एडमिट होना हो, उसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर है वो सब लिखा हुआ है, डिटेल है सारी, वो आपको पता चल जाएगी, वो जरूर ले रहे हैं। अब आप जो दूसरी स्कीम बता रहे हैं वो बताएं। देखिए, जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, 2 लाख रुपए का कवर मिलता है आपको उसके अंदर, और सिर्फ 330 रुपए आपको साल का प्रीमियम पे करना है। इसके अलावा एक और इंश्योरेंस स्कीम है जो एक्सीडेंट कवर करती है, जिसमें सिर्फ आपको 12 रुपए का प्रीमियम देना है हर साल। तो ये 3 बीमा योजना जो सरकार ने शुरू की है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री की योजना है वो तीसरी वाली, तीनों के तीनों आपके पास होनी ही चाहिए। देखिए, एक में आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवर मिलता है, एक में 2 लाख का आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, तीसरी में आपको 30,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, और बहुत ही कम प्रीमियम है, साल का 330 रुपया, साल का 12 रुपया और साल का 300-400 रुपए। मतलब कुल मिला के आप देखिए हर महीने में 30 या 40 रुपए में आपका पूरा इंश्योरेंस आपको मिलता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर एक आपके पास तो तीनों के तीनों इंश्योरेंस होने ही चाहिए। और अगर जिन्होंने बैंक खाता नहीं खोला है वो बैंक खाता खोल लें, क्योंकि इन सब के लिए बैंक खाते की जरूरत पड़ेगी प्रीमियम पे करने के लिए। तो ये 4 चीज अगर आप करें तो मुझे लगता है कम से कम आप भविष्य की जो आगे लड़ाई है आपकी, जो आपको पैसा जमा करना है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो एक चीज साफ है, और क्योंकि आप गाड़ी चलाने का बिजनेस में हैं तो रिस्क भी ज्यादा रहती है एक्सीडेंट होने करने की, तो 2 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस है एक्सीडेंट का वो सरकार दे रही है, प्रीमियम बहुत कम है। अगर वही इंश्योरेंस मैं लेने जाऊं किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास में तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आप लोगों के लिए सरकार ने ये बहुत अच्छी स्कीम की है, तो इसका फायदा उठाएं। तो पहली बात ये हो गई, आपकी अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस, साथ ही मेडिकल कोई भी बीमारी का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस तो आपके होता ही है। तो एक बार इंश्योरेंस होने से क्या हो गया, मन की शांति है। अब कहीं कोई भगवान न करे कोई बुरा हो जाए अपने साथ में, तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो अपने पास में वो व्यवस्था है पैसे की, ठीक है ना। तो पहला काम तो अपना ये हो गया। अब इसके अलावा इनके लिए इन्वेस्टमेंट की बात करें, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई। अब सेफ्टी सिक्योरिटी के बाद ऐसा तो है नहीं कि 200-500 हजार रुपए बचाएंगे साल के, जितने इंश्योरेंस में तो बहुत छोटा पैसा जाना है, बाकी बचा हुआ पैसा इन्हें किस तरह से लगाना चाहिए। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सिर्फ सालाना 330 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्राप्त होता है। पब्लिक या प्राइवेट बैंक से इस योजना में निवेश किया जा सकता है। 18 और उससे अधिक उम्र के लोग इस योजना में निवेश कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मुंबई के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी। देखिए, पहले तो क्या है, थोड़ी सी इसके लिए योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी होता क्या है, हम लोग जो पैसा जमा करते हैं एक ही जगह में डाल देते हैं,
चाहे बैंक में डाल दिया या फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, और जैसे जैसे हमारे खर्चे हुए हम पैसा वहां से निकालना शुरू कर दिया। अभी बच्चे को अगर स्कूल भेजना है, स्कूल वालों ने बोला भैया 5,000 रुपये दे दो, वो पैसा निकाल के दे दिया, या फिर कुछ खर्चा और आ गया, कुछ हिसाब नहीं रहता है उसका। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक तो हमने ये आदत डाली, हर दिन हमने पैसा बचाया, महीने के आखिर में जमा किया। ये सब होने के बाद हमें ये सोचना है कि अभी हमें जिंदगी में किस किस चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। अभी क्या हमारे बड़ी बड़ी उद्देश्य हो सकते हैं जिंदगी में, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, ठीक है, बीमा की हमने पहले बात कर ली, और फिर जैसे हम पहले बात कर रहे थे, एक समय ऐसा आएगा जब हमको रिटायर भी होना है। अभी जब हम जवान है तो सोचते हैं यार अभी रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचना है, बहुत साल है, लेकिन ये मत भूलिए कि उस समय में बड़ी रकम लगेगी आपको। आज से इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, आज से जमा करना शुरू करोगे, तो छोटी छोटी रकम से। हाँ, तो मैं इनसे एक दो सवाल पूछता हूँ यहाँ पर। जी। अच्छा, कितने लोग आप में से चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा पढ़े? आप जितने पढ़े उससे ज्यादा कितने? अच्छा, आप तो बहुत कम पैसे में या बिना पैसे में पढ़ लिए, बराबर है। आजकल पढ़ाई का खर्चा कितना ज्यादा है ना। फिर आपकी इच्छा तो है पढ़ाने की बहुत, लेकिन जब वो 12वीं क्लास पास हो गए, उसके बाद कॉलेज जाएंगे या कुछ और ज्यादा आपके बच्चे होशियार निकले, बोले हम तो इंजीनियर करना चाहते हैं, कुछ और बड़ा कोर्स MBA करना चाहते हैं, खर्चा लगेगा ना, बराबर है। तब मुश्किल आएगी, दिल तो जाता है कि पढ़ाई कराएं, और जेब में पैसे नहीं है, उसकी प्लानिंग बताएं इन्हें। जी बिल्कुल, जैसे हमने पहले बात की, जो भी हमारे उद्देश्य जिंदगी में हो सकते हैं उनको हम पहले देख ले क्या क्या है। अगर हमारे 1 या 2 बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, कितने साल के बाद वो स्कूल में जाएंगे, कितने साल के बाद वो कॉलेज में जाएंगे, उसके लिए एक रकम लगेगी, ठीक है। सबकी इच्छा रहती है, हमारी ये भी इच्छा रहती है कि हमारा घर हो जाए, छोटा हो या जैसा भी हो, एक हमारे परिवार के ऊपर, सर के ऊपर छत रहनी चाहिए, तो वो भी एक उद्देश्य हो सकता है। रिटायरमेंट की हमने पहले बात की, वो भी उद्देश्य हो सकता है। अब ये हमने पहले देख लिया कि हमें किस किस चीजों के लिए पैसे की जरूरत है। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों के तीनों जो हमारे उद्देश्य हैं, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चों की पढ़ाई में हम कुछ कंप्रोमाइज करेंगे, या हमें घर नहीं चाहिए, या हमें अच्छी रिटायरमेंट नहीं चाहिए। अब सवाल ये है, उतना पैसा हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें बैंक से आगे जाके सोचना है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे पैसा थोड़ा सेफ भी हो और अच्छी रिटर्न भी हमको मिल सके। और उससे पहले जो मैंने कहा था, एक पूल जो बनाते हैं वो ना बनाएं, एक जो इकट्ठा पैसा डालते हैं वो ना बनाएं, हर जगह के लिए पैसे अलग अलग जमा करें। अच्छा, इसमें मैं एक चीज सोच रहा था हेमंत सर, कि एक एक चीज की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने बच्चों की पढ़ाई की बात की, तो क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ ऐसे इंश्योरेंस प्लान हैं जो इन्हें खरीदने चाहिए कि जैसे किसी के 5 साल का 6 साल का बच्चा है, 10 साल बाद या 15 साल बाद 20 साल का हो गया, जब बड़ी पढ़ाई में गया, तो कुछ ऐसा इंश्योरेंस प्लान इन्हें अभी लेना चाहिए जो अगले 5-7 साल 10 साल तक ये प्रीमियम थोड़ी थोड़ी भरते रहे, और 15 साल बाद में जब बच्चा बड़ी क्लास में जाने की सिचुएशन में आ जाए तब इन्हें पैसा मिल जाए। उसकी प्लानिंग आज ही हो गई। इंश्योरेंस कंपनी की प्लान है, बच्चों की प्लान रहती है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए आप हर महीना, हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने के बाद या हर साल पैसा उसमें जमा कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए कुछ अगर हो जाए, जो फादर को कुछ हो जाए, जो पैसा जमा करें उनको कुछ हो जाए, तो बच्चों को पढ़ाई के लिए जितना पैसा चाहिए वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो उसमें क्या हुआ कि जो हम चाहते थे अपनी जिंदगी में हम ना रहें, तब भी जो हमारा सपना था बच्चों की पढ़ाई का वो पूरा होगा। तो वहां से मुझे लगता है बैंक डिपॉजिट से अगर इनको आगे देखना है, स्पेशली बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर देखना है, तो इंश्योरेंस प्लान है। हर उद्देश्य के लिए अलग अलग पैसा रखिए। ऐसा नहीं हो कि एक का पैसा निकाल के दूसरे में खर्चा कर दिया और जब रिटायरमेंट का टाइम आया देखा कुछ पैसा बचा ही नहीं हमारे। पहला कदम के इस खास कार्यक्रम में जो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मुंबई के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी। अच्छा, दूसरी बात, अब चलिए आपके बच्चों की पढ़ाई की बात हो गई, और अगर आपने बच्चों का भविष्य थोड़ा आपने पैसा बचा के सुरक्षित कर लिया, आपका आधा काम तो हो गया। अगर बच्चे पढ़ लिए तो अपनी टेंशन खत्म, खुद कमा लेंगे, कर लेंगे, सब बढ़िया हो गया काम। अब दूसरा खर्चा इनके लिए जो बड़ा आता है वो आता है बच्चों की शादी करने का, बराबर है ना। शादी में बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अभी से प्लानिंग कर लें कि 15-20 साल बाद समझिए कि हमको 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो जरूरत पड़ेगी 10 लाख रुपए उस समय, उसके लिए आज से कितनी बचत करनी है वो प्लानिंग कर लें, ठीक है ना। तो अब ये दूसरा बड़ा खर्चा इनका है, इनके बारे में इनको बताएंगे कैसे शुरुआत करें। देखिए, वहां पे भी जैसे हमने बात की, सब चीजों का हमें देखना पड़ेगा कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी।
और अगर शादी 15 साल बाद करनी है और आपको लग रहा है कि आज की तारीख में उस पर मुझे 2 लाख रुपए खर्चा करना है और 2 लाख का लक्ष्य लेके चलोगे तो 15 साल बाद तो उसकी रकम बहुत ज्यादा लगेगी। तो वो सोच के चलना है कि महंगाई अगर 7-8% से बढ़ रही है तो आज अगर मुझे 2 लाख चाहिए तो शायद 15 साल के बाद मुझे 6 या 7 लाख रुपए लगेगा। तो वो 6-7 लाख मैं कैसे बनाऊं, उसको लक्ष्य रख के अपना पैसा लगाइए, क्योंकि 2 लाख लेके चलेंगे तो उस समय पे 4 लाख रुपए कम पड़ेंगे आपको। तो पहले तो हमेशा जब भी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो, आप महंगाई को ध्यान रखो, डिसिप्लिन में आइए, हर महीने पैसा जमा कीजिए, छोटी छोटी रकम से आपको बड़ी रकम मिलेगी। ये देख के अगर घबरा गए कि मुझे 5 लाख रुपए कहां से लाऊं मैं, और अगर मेरे पास 500 रुपए महीना भी बचते हैं तो हमको लगता है यार 500 रुपए बचा के क्या करेंगे। लेकिन असल बात यह है कि अगर आप 500 रुपए महीना भी बचाएं तो भी 10-15 साल के बाद अच्छी खासी रकम बन जाएगी। कोशिश क्या करनी है, हम मेहनत करेंगे, आगे जाके हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी उसका कुछ हिस्सा, जैसे हमने शुरुआत में बात की 10 या 15% रोज हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी हर महीने बढ़ता जाएगा। लेकिन वो गलती मत कीजिए, जैसा मैंने पहले कहा, सब पैसा एक जगह मत लगाइए, अलग अलग रखिए, महंगाई को देख के ध्यान में रखिए और बैंक से आगे सोचिए कि बैंक की जो रिटर्न मेरे को मिलती है फिक्स, उससे ज्यादा मैं कैसा कमाऊं। ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास कहीं, लेकिन वो थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आएगी आपको। आज अगर हम बोलें कि आप यहां से शुरुआत कर दो तो शायद आपको लगेगा कि रिस्की है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसके बाद उन चीजों को कोशिश कीजिए। तो एक बात तो साफ है, अपने क्या करते हैं, जब भी बड़ा खर्चा आ जाता है पहले उधार लेते हैं, फिर हम उधार इसलिए ले लेते हैं कि हम आगे कमाई करेंगे, उस कमाई में से चुकाते रहेंगे, बराबर ना। अभी हमको एक चीज बदलनी है, क्या बदलनी है, हम अभी से बचाएंगे और जब बड़ा खर्चा आएगा तब उसमें से पैसा खर्च करेंगे। पहला बदलाव आपको करना है। बड़े खर्चे सब आपको पता है, ऐसा नहीं कि अचानक से कौन सा आने वाला है, अचानक से कोई बीमारी का आ गया, गाड़ी में कोई नुकसान हो गया तो अलग बात है, उसमें भी इंश्योरेंस है। तो अपनी बीमारी का कोई बड़ा खर्चा आ गया तो एक अलग बात है। बाकी कोई ऐसा खर्चा नहीं जो आपको पता नहीं है। आपको पता है बच्चों को पढ़ाना है, आपको पता है शादी करनी है, आपको पता है घर खरीदना है, तो ये सब खर्चे तो पता है ना। जब पहले से पता है तो पहले से बचत शुरू करो भैया, इसके कि पहले जब खर्चा करें, लोन लें, उधार लें, बाद में मुश्किल से चुकाएं, ऊपर से ब्याज और भरें। अरे जितना आप ब्याज भरेंगे उससे ज्यादा आप कमा लेंगे पहले बचाएंगे तो ये चीज ध्यान में रखें। आप में से कितने लोगों के पास अपना घर है, रूम है, किसी के पास चाल या खोली किसके पास है, लेकिन बहुत मुश्किल से 8-10 लोगों के पास है। आप सब लेना चाहते हैं, है ना, इच्छा है ना। हाँ देखिए किस किस की इच्छा, हाथ खड़ा कर देंगे, वेरी गुड। चलिए अब ये एक ऐसी चीज है इसमें थोड़ा बड़ा पैसा लगता है। अगर आप आज से बचाना शुरू करेंगे तो भी अगर आपको मुंबई में एक छोटा मोटा रूम भी लेना है तो जब तक आप रिटायर होंगे तब तक खरीद नहीं पाएंगे, उतना पैसा बनाना मुश्किल पड़ता है। तो कोई बात नहीं, इसमें यहां पर आपको लोन लेना पड़ेगा, हाउसिंग लोन, होम लोन, बैंक से लोन मिल जाता है घर खरीदने के लिए, रूम खरीदने के लिए। उसकी प्लानिंग कैसे करनी है वो हेमंत सर से पूछते। देखिए अनिल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक ये घर खरीदना एक बहुत बड़ा सपना है सभी के लिए। उससे पहले एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। हर महीने जो आप पैसा कमाते हैं, जो खर्चा करते हैं ना, उसका एक बजट बनाइए। बजट मतलब क्या, आप हिसाब रखिए। मुझे यकीन है कि आप सब जानते हैं कि अगर हमने दिन में इतनी गाड़ी चलाई तो पर किलोमीटर मुझे कितना पैसा बचेगा, उसका हिसाब आपको मालूम है। लेकिन जो कमाते हैं उसका खर्चा कहां हुआ मालूम नहीं, कहां होने वाला है मालूम नहीं। घर में बच्चे हैं, दिल करता है आप महीने में 1 या 2 बार पिक्चर देखने जाएं, कभी कभी बाहर खाने जाएं, अब वो पैसा हमें लगता है कहां से आए। तो अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे, बजट करेंगे कि भाई हम इतना पैसा कमाते हैं, उसमें से इतना हमारा घर खर्चे में पैसा लगता है, इतना हमारा हमने जो पैसा है वो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसमें लगा दिया, या अगर जैसे अनिल जी ने कहा घर के लिए अगर आपने लोन लिया तो उतना पैसा निकल गया। बजट बनाएंगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ खर्चे आपको ऐसे दिखेंगे, लगेगा यार ये खर्चा अगर कम कर दें तो भी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी घर लेना है तो पहले सोचना पड़ेगा किस तरह का घर। अभी हम चाहते हैं कि बड़ा घर मिले, सबके सपने हैं, लेकिन आपको थोड़ा कहीं ना कहीं वास्तविकता से सोचना पड़ेगा कि चलिए अगर मैं अभी भाड़े से रहता हूं, पैसा इतना दे रहा हूं, तो अगर मैं ये छोटा घर भी ले लूं, शुरुआत कर दूं, परिवार को एक छत दे दूं घर सर के ऊपर, वहां से एक शुरुआत कीजिए। अब वो पैसा किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि आप रेगुलरली कमाते हैं। जहां बैंक में आपका खाता है उस बैंक के पास जाइए कि हमको घर खरीदना है और हमें उसके लिए लोन की जरूरत है, वो लोन आपको मिलेगा। जो आप भाड़ा दे रहे हैं उसके सामने आप इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे, शायद थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आप ये सोच के चलिए कि कुछ समय के बाद 10, 15, 20 साल के बाद वो घर जो है आपका अपना होने वाला है। उसके लिए शायद थोड़ी आपको तकलीफ हो सकती है, आज शायद थोड़ा खर्चा कम करना पड़ सकता है, लेकिन आप उसका फायदा सोचिए
कि जो आपके परिवार को सिक्योरिटी मिलेगी, जो आपको शांति मिलेगी, जो आपको तसल्ली मिलेगी, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें आज के साथ साथ कल का भी सोचना है। घर खरीदना एक सपना है, लेकिन यकीन मानिए थोड़ा सा प्लान कीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए खर्चे के ऊपर, वो वास्तविकता बन सकती है। ये सिर्फ ये सोच के कि ये घर महंगा है, डर के आप कुछ शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कभी भी ये सपने जो है पूरे नहीं हो पाएंगे। एनपीएस स्कीम में अकाउंट खोलने पर प्राण कार्ड दिया जाता है, जिसको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। एनपीएस के अंतर्गत 50,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अकाउंट के मैच्योरिटी पर 40% जमा राशि बैंक से निकाली जा सकती है। बाकी 60% रकम हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मुंबई के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आप जब भी घर खरीद रहे हैं और उस पर लोन ले रहे हैं तो सामने होम लोन या हाउसिंग लोन जो बोलते हैं वो जरूर ले लें। समझिए जितने आपने 10 लाख का, 15 लाख या 20 लाख का लोन लिया, ठीक है, जितना लोन आपने लिया उतना का उतना एक इंश्योरेंस आप अपनी जिंदगी का ले लीजिए। वो क्यों? वो इसलिए कि खुदा न खास्ता कल कुछ ऐसा हो जाए कि आप न रहें, जिसने लोन लिया वो आदमी नहीं रहा। अब पीछे अब बच्चे या अपने घर वाले जो भी बचे हैं वो उस लोन की जो हफ्ता आएगा वो कैसे भरेंगे? उनके लिए तो कमाई का कोई जरिया है नहीं। एक तो कमाई करने वाला आदमी नहीं है और दूसरा लोन और देना है, नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? वो आपका रूम बिक जाएगा, घर बिक जाएगा। तो आपने अगर इंश्योरेंस ले लिया अपनी जिंदगी पे उतना ही अमाउंट का, तो फिर क्या होगा? अगर आप नहीं रहे तो उतना पैसा आपको आएगा। वो पैसा जैसे आया आप सामने होम लोन में, आपके पीछे वाले जो लोग हैं होम लोन में भर देंगे, तो कम से कम उनको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तो वो आपकी सेफ्टी हो गई। लोन लेके भी सेफ्टी करना पॉसिबल है, तो टर्म इंश्योरेंस जो एक बोलते हैं वो लिया जा सकता है। बिल्कुल, आई थिंक जैसा हमने पहले बात की कि जो कमाई करते हैं घर में उनके पीछे किसी को तकलीफ ना हो, या अगर जो हमने लोन लिया, जैसे अनिल जी ने आपको बताया कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कम से कम ऐसा नहीं हो कि वो घर भी छिन जाए परिवार वालों से, वो सेफ रहता है। तो कहीं ना कहीं वो साथ का इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। और एक ये ऐसी चीज है जो हम काफी लोग जो है उसको नजरअंदाज करते हैं कि यार इसकी क्या जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें बीमा की जरूरत है, हमको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, हमको उसमें थोड़ा सा दिशा देने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है। जैसे हम अपने काम पेशे में जो प्लानिंग करते हैं कि हम किस एरिया में गाड़ी चला रहे हैं या कैसे हम पैसा ज्यादा कमाएं, या हो सकता है 2-3 घंटा हम ज्यादा लगाएं तो और ज्यादा पैसा आए, तो वो प्लान करके आज आप इस पोजीशन में हो कि ज्यादा मेहनत करके थोड़ा पैसा ज्यादा कमाने की कोशिश कर सकते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जाके शायद उतना ना कर पाओ, तो कहीं ना कहीं ये सही समय है इन सब चीजों के बारे में सोचने का, और उस जो शुरुआत करनी है वो अभी से आपको करनी चाहिए। अच्छा, आपके पास कितने लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं, अपना ऑटो या अपनी टैक्सी है? काफी। अच्छा, अब ये आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी है, एक से ज्यादा ऑटो है? किसी के पास 2 या 2 से ज्यादा है? एक ही भाई साहब हैं, खाली 1-2 लोग ही हैं, ठीक है ना? क्या शुभ नाम है आपका? उमाकांत शर्मा। उमाकांत जी, ये बताइए उमाकांत जी अपने अनुभव से, पहली गाड़ी खरीदना ज्यादा मुश्किल काम था या दूसरी गाड़ी खरीदना? नहीं, पहली गाड़ी अपने को कठिन था। दूसरी गाड़ी तो ज्यादा आराम से आई ना? हाँ, तो पहले की प्लानिंग प्रॉपर कर ले इन सब के लिए तो इनका काम हो जाएगा। हो जाएगा। बस चलिए, तो अभी यही काम करते हैं। आप में से कौन कौन अपनी गाड़ी खरीदना चाहता है ये बताइए पहले तो। चलिए, वेरी गुड, सबको खरीदने में इंटरेस्ट है। तो हेमंत जी, कमाई करके बचाएंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन बचत को बिजनेस में लगाकर, यानी कि अभी भाड़े की गाड़ी चला रहे हैं, खुद की खरीद लें तो उसमें 2 पैसा ज्यादा बचा पाएंगे। मेहनत भी ज्यादा दम लगाकर करेंगे, गाड़ी का ध्यान भी ज्यादा रखेंगे तो खर्चे भी कम आएंगे, बराबर है? तो इनके लिए प्लानिंग इस तरह से करें कि अपनी गाड़ी ले सके। देखिए, अपनी गाड़ी लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम अपने लिए भी कमा रहे हैं, किसी और के लिए भी कमा रहे हैं। गाड़ी अपनी रहेगी तो जो भी हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जो भी हम ईएमआई पे करेंगे, जो भी पैसा बैंक को देंगे उधार, क्योंकि लोन तो लेना पड़ेगा, हर एक के पास तो उतना पैसा होगा नहीं कि आप अपने पैसे से गाड़ी खरीद लो। तो आप लोन लेंगे, जो भी पैसा आप देंगे कुछ सालों के बाद वो गाड़ी आपकी हो जाएगी, और जो मेहनत कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो। अब ऐसा है, अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो करीब 100 रुपए की अगर गाड़ी है तो 85 रुपए जो है वो बैंक दे देगा, 15 रुपए आपको अपनी जेब से देना है। तो पहला तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो जो 15 रुपए मुझे जो अपनी जेब से देना है गाड़ी खरीदने के लिए, वो मैं कैसे जमा करूं।
और अगर मान लीजिए आप 6-7 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो उसका 15% आप निकाल लीजिए कि 1 लाख रुपए आपको अपनी जेब से भरना है। सबसे पहले इनकी जो कोशिश होनी चाहिए कि वो 1 लाख रुपए की रकम जो है वो जमा करें, उसके बाद ही ये। अच्छा, और उसमें एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ हेमंत जी कि ये 1 लाख रुपए फिर आप उधार लेके ना आए। मतलब ये तो आप थोड़ा बचत करें, ऐसा नहीं कि मतलब वो बचे हुए 85% के लिए तो बैंक से लोन ले लिया और ये 1 लाख रुपए किसी से, है ना, सही है कि नहीं है? हाँ, तो अच्छा चलो समझ लिया कि कभी कभी हो सकता है 1 लाख पूरा इकट्ठा ना हो, लेकिन 50-75 हजार रुपए तो आप इकट्ठा करें और फिर 5-25 हजार का लोन लें। 100% लोन पे गाड़ी लेंगे तो कैसे चलेगा? फिर तो वही वाली बात हो गई कि फिर गाड़ी खरीदो ब्याज भरो, गाड़ी खरीदो ब्याज भरो, तो मजा नहीं आएगा। तो पहले थोड़ा पैसा बचाएं। हाँ, क्योंकि फिर अभी तो आप एक को कमा के दे रहे हो, फिर 2 लोगों को कमा के दोगे आप, ठीक है, तो अपने लिए तो कुछ बचेगा नहीं। आई थिंक बिल्कुल सही जैसा अनिल जी ने कहा कि कोशिश करो कि जैसा मैंने पहले भी कहा 15% जो पैसा आपको गाड़ी के लिए देना है लोन के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको जमा करना है। अगर चाहिए तो 6 महीना 1 साल के बाद खरीदो, अगर लगता है कि इतने समय के बाद पैसा आएगा तो करो। कोशिश यही करो कि अपने पैसे से वो जो मार्जिन मनी आपको देना है वो दो, खुद की गाड़ी लो, जो मेहनत कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो। तो पहला आपका कोशिश यही है कि जो पैसा मुझे बैंक को देना है 15%, वो मैं कहां से दूं। फिर बैंक के पास जाइए, बैंक से पूछिए कि मुझे इतने की गाड़ी लेनी है, कितनी मेरी इंस्टॉलमेंट रहेगी। आप अभी भी कुछ पैसा जो भाड़े पे गाड़ी चला रहे हो किसी को दे रहे हो, वो चीजों में सामने में ध्यान रख के देखिए, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगी। काफी बार हम ये हिम्मत नहीं जुटा पाते, हमें यकीन नहीं होता कि क्या मैं अपनी गाड़ी ले सकता हूं या मैं सही ले रहा हूं, क्या मैं रिस्क ले रहा हूं। कोई रिस्क नहीं है, आप मेहनत करने वाले लोग हो। जैसे हमने पहले बात की, अगर आपने अच्छे से इंश्योरेंस ले लिया तो परिवार का भी कोई रिस्क नहीं है। प्लान कीजिए, कोशिश कीजिए कि खुद की आपकी गाड़ी हो, खुद की आप बैंक लोन से ले सको। उसके बाद जैसा मैंने कहा, कोशिश ये करनी है कि 15% पैसा आप जमा करें, बैंक के पास जाइए और फिर जो मेहनत करेंगे उससे गाड़ी भी आपकी और जो आपके बाकी लक्ष्य हैं जिंदगी के, जो हमने पहले बात की, वो सभी पूरा कर पाओगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लेंगे हम हमारे तमाम दर्शकों के सवाल और उनके जवाब देने के लिए तैयार है हेमंत रुस्तगी। लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक चीज बताइए, आप में से कितने लोगों को रिटायर होने के बाद पेंशन मिलने वाली है? किसी को नहीं? क्यों ऐसा? आपको मिलेगी। हमारा नाम मुन्नालाल माता शंकर तिवारी है जी। हमको अभी भी गवर्नमेंट पेंशन देता है। अच्छा, आप पहले सरकारी कर्मचारी थे? नहीं अच्छा, उस वजह से। ठीक 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 बात है। और हमारे पास ऐसा बैलेंस उपाधि भी है। अच्छा, बैठेंगे तो 2-4 हजार महीना हमको ठीक बात मिलेगा। तो चलिए, तो सरकारी कर्मचारी थे, इन्हें पेंशन मिल गई। आप लोगों को किसी को पेंशन मिलेगी? अच्छा, किस किस को चाहिए पेंशन? सबको पेंशन चाहिए। तो बिल्कुल दोनों हाथ देखिए, कुछ लोग तो दोनों हाथ उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताता हूं कि आप सबको पेंशन मिले तो कैसा रहे, चलेगा? ये सारे मंत्र इनके पास हैं। हेमंत जी बताइए। देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले एक ऑप्शन की बात करते हैं। सरकार ने एक ऑप्शन शुरू किया है, अटल पेंशन योजना। आप लोगों ने शायद उसके बारे में सुना होगा। उसमें जो लोग 18 से 40 साल की उम्र के हैं वो लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम उनकी बात करें, जो लोग 18 से 40 साल के एज ग्रुप के बीच में हैं। इसमें आप 1000, 2000 या 5000 जिस तरह की पेंशन चाहें उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अभी कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए कोई 40 साल की उम्र में इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करता है और ये पेंशन जो है आपको 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी, तो अगर 40 साल की उम्र के जो लोग हैं यहाँ पे, उनको लगता है कि मुझे 5000 रुपए महीने की पेंशन चाहिए जब मैं 60 साल का हो जाऊं, तो आपको हर महीना इस पेंशन प्लान में 873 रुपए 873 रुपीज इन्वेस्ट करना है अगले 20 साल। अगले 20 साल तक आपको इस योजना में इन्वेस्ट करना है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब हर महीने आपको 5000 रुपीज 5000 रुपए पेंशन मिलेगी जब तक आप रहेंगे। उसके बाद अगर जो आपकी वाइफ है उनको पैसा मिलेगा। अगर दोनों नहीं रहे तो जो बच्चे हैं जिनके नॉमिनी हैं उनको लमसम पैसा मिल जाता है। 8 या 8.5 लाख रुपए के करीब पैसा मिलेगा। तो ये यानी कि अगर 60 साल की उम्र के बाद भाई साहब ये सब लोग जिन्होंने इंश्योरेंस कराया है, पेंशन लिया है, वो हैं, तो उन्हें 5000 रुपए महीने जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मिलता रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको पेंशन मिलती रहेगी। और इनफैक्ट हमने 40 साल का एग्जाम्पल दिया था, आपको उदाहरण दिया था। अगर आप और कम उम्र के हैं, 25-30 साल के जो हैं, उनका जो प्रीमियम है और भी कम है। ये तो हमने 40 साल की उम्र की बात की थी।
वो और भी कम है उससे। ये जो अधिकार आपने दिए कि इन लोगों का इंश्योरेंस होना चाहिए, ये तो मूल्यमान, लेकिन क्या गारंटी कि ये पैसा भरे और उनको मिले? मतलब जैसे इंश्योरेंस का जो पैसा ये लोग भरे 700-800 रुपया जो मंथली या साल का, तो क्या गारंटी है कि इनको उस समय पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा? ये इनको डर ये कि हमने तो पैसा भर दिया, अब इनके जाने के बाद पीछे मिला नहीं मिला, उसकी क्या गारंटी? देखिए अनिल जी, एक होता है आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और एक सरकार की योजना के तहत आप पैसा लगा रहे हो, तो सरकार की गारंटी है वहां पे। सरकार जो है, सरकार ने योजना बनाई है, सरकार ने बैंकों को बोला कि आप इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कीजिए, उसके तहत जो है आपको ये पैसा मिलेगा। तो जब सरकार एक योजना बनाती है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि सरकार की योजना हो और आपको पैसा मिले नहीं, तो ये थोड़ा फर्क है। अगर आप किसी डायरेक्टली किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो, इंश्योरेंस कंपनी ना रहे, कुछ हो जाए, तो मैं समझ गया आपको पैसा नहीं मिलेगा। 90% केस में क्लेम मिलता ही है, कहीं कोई दिक्कत हो अलग बात है, और खास तौर से लाइफ इंश्योरेंस जो यानी जिंदगी का इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें तो क्लेम नहीं मिले, इसकी संभावना बहुत कम है। नहीं सर जी, ऐसा कुछ होता है कि देने के समय बहुत से प्रोसीजर होता है, हम फॉर्म भरते हैं, पैसा लेते दे देते हैं। हाँ। जब हमारा काम रुक जाता है तो सारे उसमें कानून कायदा सब प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर क्या वो बेटा का है, बेटी की तरह माँ है कि भाई, सारी इंक्वायरी होते होते वो बेचारा एकदम लॉस होके बेचारा क्या बोलते हैं, जाने दो। जब आप फॉर्म भर रहे हैं इंश्योरेंस का, आपके बाद आपका पैसा किसको मिलना चाहिए वो नाम भर दीजिए उसमें एक जगह होती है, नॉमिनी कहते हैं उसको। आप कहेंगे कि मेरी नॉमिनी मेरी वाइफ है, हमारी पत्नी है, उनका नाम लिख दीजिए। हमारे माता पिता में से किसी का लिखना है, हमारे बच्चों में से किसी का लिखना है, ये सब सुविधाएं हैं। अगर आपने लिखा कि मेरे बाद पैसा इसको मिलना चाहिए, ठीक है ना, वो दोस्त नहीं होना चाहिए, आपका रिलेटिव होना चाहिए, पत्नी हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन। अगर आपने लिखा पत्नी को मिलना चाहिए, उसके बाद अगर आपके माँ बाप कहें कि हमें दीजिए, तो इंश्योरेंस कंपनी उनको नहीं देगी, पत्नी को ही देगी। जो नाम आप लिख के जाएंगे ना उन्हीं को मिलेगा, निश्चिंत रहिए। 5 वर्ष के बाद में अगर दूसरी कांग्रेस सरकार आ जाएगी या कोई अन्य सरकार आ जाएगी, तो ये योजना जो है सरकार जो है, दूसरी सरकार जब बैठती है, इस योजना को जो है लॉकअप में डाल देती है और बाद में जो है वो अपना काम चालू करती है। कुछ लोग जो है जब एजेंट बनते हैं, एडवर्टाइज करने आते हैं, तो हमारे आसपास के ही लोग रहते हैं, लेकिन जो है जब कंपनियां डूब जाती हैं, उद्योगपति जो उसको छोड़कर भागने लगता है। ठीक बात है। तो जितने भी एजेंट बने रहेंगे वो बोलते हैं हमको कुछ मालूम नहीं है भाई, वो जाकर के जो अपना कंपनी में पूछो। बराबर है। मान लीजिए नई सरकार आई और उन्होंने कहा ये प्लान हमको नहीं चाहिए, सुन लीजिए आप, ठीक है, ये प्लान नहीं चाहिए आपको। जितने साल आपने प्रीमियम भरा उतने साल आपको इंश्योरेंस मिला, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ उसके अंदर, ठीक है। दूसरी है लाइफ इंश्योरेंस, जो हमने बात की जीवन ज्योति प्लान की, 330 रुपए आपने हर साल का बीमा भरा और जितने साल आपने भरा उतने साल आपको इंश्योरेंस मिला। जनरली ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई प्लान जो आई वो खत्म हो गई, किसी ना किसी रूप में वो आती है। तीसरी बात हमने बात की पेंशन की, अटल पेंशन योजना की जो बात की, नाम बदल सकता है लेकिन पेंशन में जहां पे आपने पैसा जमा किया है वो पैसा सरकार को आपने दिया है, वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये मैं आपको बोल देता हूं। दूसरा सवाल जो इन्होंने कहा वो सवाल बहुत जरूरी है सबको समझने के लिए कि भाई आसपास में कई सारे मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, एजेंट होते हैं, वो बोलते हैं इस स्कीम में डाल दो, उस स्कीम में डाल दो, फिर वो कोई न कोई रीजन से स्कीमें बंद हो जाती है, कुछ हो जाता है, बाद में पूछने जाते तो इनके हाथ में कुछ आता नहीं है। आप दूसरी जगह क्यों लगाते हैं पैसा? क्योंकि वो आपको ज्यादा कमाई का लालच देते हैं, बराबर ना, कि आप बैंक में डालोगे तो 8-9% मिलेगा, वहां ज्यादा डालोगे तो ज्यादा मिलेगा, तो हम ज्यादा के चक्कर में फंस जाते हैं। तो जहां भी अपने को लगे कि अपन नहीं जानते पहचानते ऐसा रिस्क है, सीधा बैंक में जाइए। जो योजना आप समझते नहीं, जो योजना एक प्राइवेट कंपनी की है, जहां आपको लगता है, आप जैसे हमने पहले बात की, सरकार को पैसा दीजिए, बैंकों को पैसा दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको पैसा दीजिए, जहां पे पैसा आपका डूबने का चांस नहीं है। तो चलिए, आज आपने देखा किस तरह से टैक्सी और रिक्शा के हमारे जो भाई लोग हैं वो काफी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन मन में काफी डर है, काफी शंकाएं हैं। डर अपने पुराने अनुभव से है कि कहीं पैसा लगाया डूब न जाए, कहीं पैसा लगाया वापस ना आए तो क्या होगा। इसी डर को आज कुछ हद तक कम करने की, दूर करने की कोशिश की है CNBC आवाज के पहला कदम में हमने हेमंत रुस्तगी के साथ। हेमंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और इस शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।
Focus. Ideate. Innovate. Enable.